हेलो एवरीवन, जोगता एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे यू वेलकम हियर। आज हमारे साथ है रश्मि शर्मा, जिन्होंने HES में रैंक 6 ऑब्टेन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रश्मि, मेनी कंग्रेचुलेशंस। Thank you, ma'am. Thank you. You made us and everybody proud. Thank you. Thank you very much. So first off रश्मि, what I want to know कि जैसे ही आपको पता चला that you cleared the exam, what were you doing? What was the first reaction? क्या था the first moment? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये रिज़ल्ट जो है वो शाम को डिक्लेयर होगा, मोस्ट प्रोबेबली एट 8 PM के आसपास। तो उस टाइम मैंने जस्ट साइट ओपन की और मैंने उसको बंद करके मैं लैपटॉप पे ही कुछ काम कर रही थी। तो माय हस्बैंड केम और वो एकदम से जॉय में एकदम से खुश होते हुए आए। ही सेड कि आपका हो गया है एंड यू गॉट रैंक 6 और आपको DSP आप बनेंगे। तो आई वॉज हैप्पी। थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट हैंड में विश्वास नहीं होता है। तो एनीवेज सब खुश हो गए थे। मेरे फादर इन लॉ एकदम से गए किचन में और उन्होंने हलवा बनाया। तो आई कॉल माई डैड। मैं अपने फादर को फ़ोन करके उनको बताया कि मेरा रैंक आ गया है एंड आई हैव क्लियर दिस एग्ज़ाम। सो ही वाज वेरी हैप्पी। तो उन्होंने भी फिर आगे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू। Like to begin with, सबसे पहले I want to know a little bit about your educational background. जी। सो मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरी 12th तक की एजुकेशन वहीं हुई है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में IIT बद्दी से कंप्लीट की थी 2007 में। वहीं मेरी प्लेसमेंट हो गई थी और 2008 में मैंने अपनी फ़र्स्ट कंपनी केरला में ज्वाइन की। और उसके बाद 2-2.5 साल मैंने वहाँ लगभग काम किया एंड इन 2010 आई स्विच टू इन्फोसिस और चंडीगढ़ लोकेशन मुझे मिली थी। वहाँ पर मैंने 2010 से लेकर के 2020 तक काम किया एंड आफ्टर दैट फिर मैंने डेडिकेटली इस एग्ज़ाम के लिए ही तैयारी की एंड हियर आई एम टुडे। फिर So like you just said कि आपने काफ़ी लंबा टाइम जॉब की है, जी right? You were in the MNC sector और आपने काफ़ी you spent good 12 years I think, right? Yes, approximately, yes. तो जॉब से all of a sudden इधर स्विच करने का कैसे सोचा? मैम इसके लिए देयर वर कपल ऑफ रीजंस फॉर दैट। कोई एक रीज़न नहीं था। कुछ इंस्पिरेशंस मिली थी अपने आसपास से और मैं उस टाइम थोड़ा चेंज का भी सोच रही थी। सो आई वाज थिंकिंग कि व्हाट आई शुड डू। मेरा ऑप्शन ये था कि मैं अपनी जॉब में असाइनमेंट लेके या बाहर जाऊँ या फिर मैं कंपनी स्विच करूँ या अपनी एजुकेशन को बढ़ाऊँ। उसी दौरान में थोड़ा सा इस साइड को भी मैंने एक्सप्लोर किया और ये सर्विसेज जो थी मुझे अच्छी लगी। तो अपनी स्टेट में रह के अपनी स्टेट के लिए काम करना ये आई थिंक हर एक आई थिंक इंडियन का थोड़ा एक रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक चांस लेती हूँ। मैं आई वॉज 32 एट दैट टाइम। तो जी, और 3 चांसेस वर लेफ्ट। सो आई थॉट कि मुझे ये चांस लेना चाहिए। 35 तक है, 3 चांसेस थे और मेरे लिए बहुत थे। So that was the first time you started preparing. उससे पहले आई हैड आइडिया कि आई शुड डू इट और बुक्स वगैरह थी मेरे घर में। तो मैं उनको जस्ट देखती थी। मैंने थोड़ा सिलेबस वगैरह ऑनलाइन भी देखा था, रिसर्च किया था बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम पे, बट मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जॉब में ऑलरेडी बिजी हूँ। अच्छा है जॉब जो चल रहा है, तो मैं चेंज का सोचूं या ना सोचूं। बट फिर एट 32 जो डेडिकेटली स्टडी स्टार्ट हुई वो 32 में ही शुरू हुई है फिर। ओके, तो आपने इसकी प्रिपरेशन जॉब के दौरान शुरू कर दी थी कि जॉब छोड़ी, यू क्विट योर जॉब एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग? व्हाट वाज योर अप्रोच? नहीं, मैंने इसमें जॉब के दौरान ही इसकी शुरू कर दी थी क्योंकि आई थिंक बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ये अच्छा आइडिया नहीं होता शायद मैं जॉब छोड़ती, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। जैसे जैसे मैंने चीज़ें पढ़ना शुरू की, एक कंफर्ट लेवल जब आया, जब पता चला कि ठीक है हमारा एक लेवल है और अब थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे अच्छा कर सकती हूँ, शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो मुझे और ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। उसके लिए फिर मैंने 2020 में जॉब छोड़ा था। और was it a hard decision to leave the job? यस, थोड़ा मुश्किल था हालांकि, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं करूँगी। सपोर्ट मेरे हस्बैंड का काफ़ी रहा और फैमिली का भी था। हालांकि एप्रीहेंशंस थी फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स कि आप इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं और यहाँ पे चांसेस बहुत कम हैं रिज़ल्ट आने के पॉजिटिव, तो आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं। बट चलो समहाउ मैंने सोचा कि नहीं, रिस्क तो लेना ही है, बिना रिस्क के आई थिंक आप शायद कोई बैटल नहीं जीत सकते। बट देन एक और चीज़, so your husband and you also have a child, right? You have a very young child. Yes. How did you manage that? अभी job ठीक है, family is fine, but then you cannot reason with the child. वो आपने कैसे manage किया?
इसके लिए तो आई थिंक एक बहुत बड़ा नाम फैमिली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट आता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं पता था कि इतना एफ़र्ट लगाना पड़ेगा और कितना इसमें हमारा एक पूरा डेडिकेटली टाइम कितना डेडिकेटली देना पड़ेगा। तो इनिशियली बहुत कम टाइम से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। तो मोस्टली टाइम ऐसा होता था कि वो मेरी मदद करते थे। बच्चे का ध्यान, मेरे जैसे इन लॉज थे उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। वो इवन वो शिफ्ट हो गए थे हमारे साथ ताकि वो पूरा डेडिकेटली टाइम दे सकें। वो रिटायर्ड थे गवर्नमेंट अपनी जॉब से, रिस्पेक्टिव जॉब से, तो उन्होंने पूरा शिफ्ट कर लिया, अपना बेस हमारे पास आ गए। पूरा टाइम वो रुद्राक्ष जो मेरे बेटे का नाम है उन्हीं को देते थे और उन्हीं का ध्यान रखना, उनको पढ़ाना, खिलाना, एवरीथिंग। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटरली एवरीथिंग। एंड थोड़ा मुश्किल होता था बीच में क्योंकि चाइल्ड मदर एज अ मदर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, थोड़ा मैं अपना स्केड्यूल चेंज करती थी उसके लिए भी, जैसे थोड़ा कम सो लिया, थोड़ा अपना फैमिली फंक्शंस को अटेंड नहीं किया, या मैं आउटिंग्स बंद कर दी थी बिल्कुल। पिछले 3 साल में शायद मैंने कोई आउटिंग नहीं की और जितनी मैक्सिमम शादियाँ या फंक्शंस थे वो मैंने सब छोड़े हैं। सॉरी फॉर दैट। मैं अपने रिलेटिव्स को यही बोलती थी, बट जी 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 जी। Right. Oh, and now another thing. So again, coming to your child again, right? It's really fascinating me a little. अब आपके son को ये realize होता है कि now my mother has cleared something or something is different या कुछ अलग है. जी, does he get the sense of that? हाँ, थोड़ा सा ही सेज कि मम्मा डीएसपी बन गई है तो मतलब वो पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है तो शी विल गेट पुलिस व्हीकल। क्या मैं उसमें बैठ सकता हूँ, क्या उनको गन मिलेगी? तो आई थिंक थोड़ा बहुत है आइडिया जो उनको अपने आसपास सराउंडिंग से मिलता है। बट नाउ ही सेज कि मम्मा मैं कब डीएसपी बनूंगा, मुझे कब स्टार्स लगेंगे यहाँ पर। मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, बट उन्होंने वो पूरा वीडियोस देख के वो मुझे पूछना है कि मम्मा मैं भी डीएसपी हूँ ना, मेरा मुझे भी दिखाओ कि मेरा रैंक कितना आया है। That's so sweet. Right. So अब आपने जब प्रिपरेशन शुरू की पिछले 2-3 साल, राइट? एंड पिछले 2-3 साल इज आल्सो द कोविड पीरियड, राइट? कोविड पीरियड वाज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर वर्ल्ड इन जनरल, है ना, सारे ओवरऑल ही, इंडिया के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही एक मुश्किल टाइम रहा है, राइट? एंड तभी आपने डिसाइड किया दैट यू विल टेक दिस स्टेप, राइट? तो आई एम अज्यूमिंग कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहा होगा या प्रेशर रहा होगा. डिड यू गो थ्रू एनी ऑफ दैट? आई थिंक ये टाइम था स्ट्रेसफुल थोड़ा सा, बट मेरे लिए शायद एक ब्लेसिंग की तरह आया, क्योंकि उस टाइम में ऐसा हुआ कि सब लोग घर में बंद हो गए और सारी जितनी भी आउटिंग्स थी वो सब बंद हो गई, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। तो सब लोग फिर घर में ही थे तो थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिला और मैंने सोचा कि चलो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जॉब भी उसी टाइम में छोड़ी थी, फरवरी में मैंने जॉब छोड़ी थी और मार्च में लॉकडाउन लग गया था जी। तो अनएक्सपेक्टेडली चलो ये इस तरह से गया, बट मैंने उसको थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया टाइम को, थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव, आई थिंक अगर हम ज़्यादा सोचेंगे इस बारे में तो हम नेगेटिव भी हो जाते हैं, बट मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और मैं इसको थोड़ा यूटिलाइज़ किया जाए। तो वो सारी चीज़ें हुई। ये अच्छा हुआ कि बच्चे की एजुकेशन भी घर से हुई, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो उसको कंप्लीट करने के बाद मैं डेडिकेटली अपना टाइम भी अपनी स्टडीज़ को दे देती थी, तो थोड़ा सा प्लानिंग से वो चीज़ें अच्छी रही। Nice. And so this journey of preparation, ये सारा टाइम जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बीच में बोर्डम भी आता है, बीच में प्रेशर भी आ जाता है, आपने अभी जॉब छोड़ी है, राइट? अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट टेक अ टोल, है ना, हमारी मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं काफ़ी इफेक्ट करती है, स्पेशली द बोर्डम दैट कम्स विद इट, है ना। थोड़ी देर प्रिपेयर करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन हमें पता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, राइट? तो वो करते करते डिड यू एवर गेट बोर्ड? आई थिंक ये आती है स्टेज, ये आती है लेटर टाइम्स पे, जब आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, उसको 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया है, फिर आप दोबारा से उसको स्टडी नहीं करना चाहते, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है उस टाइम माइंड के साथ थोड़ा प्ले करना पड़ता है। इनिशियल जब स्टेज होती है तब सब कुछ नया होता है और हम उसको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। फिर लेटर स्टेजेस में ऐसा हुआ, जब बोर्डम आता है तो हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, तो आप कभी फ़ोन देखेंगे, कभी वीडियोस देख लेंगे। उस टाइम में प्रेफर ये करती थी कि जैसे मैं टॉपर्स की वीडियोस देख लूँगी, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और मैं टाइम कम वेस्ट करने के बारे में सोचूं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ या क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, क्योंकि वो एक नई फील्ड, नई चीज़ होती थी, तो उससे नई नॉलेज मिलती थी, थोड़ा आपका एरिया भी अच्छा हो जाता है स्टडीज़ का, तो उस तरीके से आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं बोर्डम को। प्लस थोड़े से मोटिवेशनल चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे मैं देख लेती थी थोड़ा बहुत कि क्या क्या होता है,
क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे चल के, इस जॉब में क्या क्या रहेगा। तो वो जस्ट ये है कि आपको अपने आप को चलाते रहना है, चाहे बोर्डम आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डील करना, टैकल करना आपको पड़ेगा उसको। या तो आप फैमिली की मदद से करें, या आपको कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स हैं तो या उससे हेल्प लें। तो ये जस्ट टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, राइट? हम डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे। Right. तो जब भी मेजॉरिटी पीपल जैसे प्रिपरेशन पे आते हैं तो बिल्कुल एक स्टार्टिंग में फेज आता है जी। कि अब से फेसबुक मैंने बंद कर दिया, इंस्टाग्राम नहीं Right. चलाना, यूट्यूब नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। जी। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज, मतलब क्या रोल रहता है ये सबका? आई थिंक ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। मैं इस दुनिया के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं मैं उन सब पर हूँ, और मैंने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, मैं अपना स्टेटस अपडेट नहीं करती उतना ज़्यादा, लेकिन मैं सब कुछ चेक करती थी। लेकिन ये था कि एक सेल्फ कंट्रोल भी है कि ठीक है, अब इतने से ज़्यादा वो मैं उसमें ज़्यादा फोटोग्राफ्स भी नहीं लेती, तो मैं उसमें ज़्यादा अपडेट भी नहीं करती, कमेंट्स का वेट नहीं करती। वो सिर्फ इतना था कि थोड़ा सा यूटिलाइजेशन थी स्टडी मटेरियल के लिए जो होता था, प्लस थोड़ा सा जस्ट टू अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए। अच्छा, आप देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है, तो वो एक जस्ट ये है कि आप अपना डिसाइड कर लें कि इसमें कितना टाइम देना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कम्प्लीटली शट ऑफ कर दें, बट थोड़ा सा एक लिमिट सेट करने वाली बात है। ओके, अनदर थिंग, हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हिंदी मीडियम से आते हैं, जी, एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ये जो एग्जाम है काफ़ी हद तक इंग्लिश जी। डोमिनेटेड है। इफ आई मे से, अ लॉट ऑफ पीपल, जो मेजॉरिटी परसेंटेज स्टूडेंट्स की हैं वो इंग्लिश में देना प्रेफर करते हैं। जी। सो व्हाट इज योर सजेशन फॉर दोज पीपल जो हिंदी में पेपर देना चाहते हैं या फिर कंफ्यूज्ड हैं कि हिंदी चूज करें या इंग्लिश चूज करें? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक इसमें ज़्यादा चॉइस की बात भी नहीं आती। अगर आपकी एक बेस अगर हिंदी का है तो डेफिनेटली यही अच्छा है कि आप हिंदी में ही दें। अगर आपका बेस इंग्लिश का है तो आप इंग्लिश में ही देंगे। जहाँ तक कंपटीशन की बात है कि इंग्लिश में ज़्यादा नंबर मिलते हैं, हिंदी वालों को कम, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपकी अच्छी नॉलेज है तो हिंदी, आई थिंक वो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ की, जैसे हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बात होती है, तो मेरा हिंदी मीडियम रहा है। मैं 7th में ही, मैं 8th क्लास में स्विच किया था इंग्लिश मीडियम में। वो मेरी सिस्टर के सजेशन पे किया था कि आगे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उनको, जैसे +1 में जब वो थे उनको दिक्कत आई, तो उन्होंने कहा कि आप इनका बेस चेंज कर दो। तो मैंने 8th में जब हमारा बोर्ड था तब मैंने स्विच किया था, तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी, बट ठीक है, वो धीरे धीरे कोप अप हो गया। तो मैं ये कहूँगी मेरी इंग्लिश या हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं एक हाइब्रिड मोड में आ गई कि मैं इंग्लिश को भी पिक कर सकती हूँ, मैं हिंदी को भी अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। आई थिंक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा इवन जॉब का जो बताता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने में। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, उसका मतलब ये है कि आप अपनी बात क्लियरली रखते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। तो ये आप कॉन्फिडेंस रखें। मैं भी ये क्वेश्चंस बहुत फेस कर रही हूँ, बहुत लोग पूछ रहे हैं। आई थिंक आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई भी आपको फियर रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हैं। आप उसको एक बैलेंस बनाएं, उसको और अच्छा करें और कॉन्फिडेंस रखें, तो वो आपकी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देगा। और स्टूडेंट्स को एक और बहुत कंफ्यूजन रहता है, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। जी। दोनों ही तरफ के लिए सपोर्टर्स भी हैं, जी। राइट? एंड देयर आर सम पीपल हु से कि नहीं ऐसा या जी। वैसा। हाउ डिड यू गो अबाउट इट फर्स्ट? एंड सेकंड थिंग, व्हाट इज योर रिकमेंडेशन टू स्टूडेंट्स जो इस बात में कंफ्यूज है कि कोचिंग लेनी चाहिए कि घर से करना चाहिए? ओके, आई थिंक ये भी एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कॉल है। देखिए, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो मुझे लगा कि वो था कि आपके पास गाइडेंस होनी चाहिए। गाइडेंस आपको आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दें, या आपके कोई नोन है जिनसे आप टच में हैं, वो टॉपर हैं, कोई भी है जो आपको अच्छी गाइडेंस देता है, तो वो मैटर करता है। तो अगर आपके पास सोर्सेज हैं तो आप कोचिंग में जा सकते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले आपको मटेरियल देंगे, नोट्स देंगे, आपका एक टाइम मैनेज रहेगा। लेकिन अगर आपके पास सोर्सेज नहीं हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आज अगर हम देखें तो आज डिजिटल एज है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। डिजिटल क्लासेस भी होती हैं, अगर आप ऑफलाइन नहीं लेना चाहते तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। आप घर बैठकर भी कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी हैं जो आपको पैसा देती हैं कोचिंग लेने के लिए, आपको मेंटर्स मिल जाते हैं। तो मेरे लिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है, कोचिंग नो कोचिंग से ज़्यादा गाइडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो डोंट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट गाइडेंस, गाइडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ द ऑप्शनल? जी। कैसे आपने चूज किया और क्या रोल रहा है ऑप्शनल का ओवरऑल आपके पेपर क्लियर करने में? आई थिंक ऑप्शनल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। जो हम पिछले साल के कुछ रिजल्ट्स देखते हैं तो ऑप्शनल ही गेम चेंजर है,
इस बार जो नंबर आए हैं, हालांकि उसमें मैंने देखा है मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल रहा है, उसमें सोशियोलॉजी ऑप्शनल में इस बार थोड़े से एक एवरेज स्कोर है, बहुत हाई नहीं गया है, एक एवरेज स्कोर रहा है। और आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शनल, क्योंकि हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे वो ऑप्शनल में स्कोर नहीं कर पाए तो बाहर भी हो जाते हैं, वो डेफिनेटली एक है बात जो है यहाँ पर। मेरा ये रहा कि मैंने सोशियोलॉजी, मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि मैं हिस्ट्री रखूँ या सोशियोलॉजी। मेरा हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो मैं चाहती थी कि मैं हिस्ट्री रखूँ, लेकिन मैंने जब सिलेबस वगैरह देखा तो मुझे लगा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास लिमिट ये थी कि मैं ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं दे सकती थी। तो मेरी फादर साहब से बात हुई थी, उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, तो मेरे फादर ने कहा कि आप सोशियोलॉजी रख सकते हैं, तो मैंने सोशियोलॉजी पिक कर लिया। इसमें इंटरेस्ट की भी ज़्यादा बात नहीं थी, क्योंकि ये था कि जीएस में हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, चाहे वो आपके इंटरेस्ट के हैं चाहे ना हो। तो सोशियोलॉजी को भी आई थिंक मैंने 20 से 25 बार पढ़ा, तब भी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की थी, ये ह्यूमैनिटीज़ का कोर सब्जेक्ट था। एक अप्रोच जो स्टडी करने की होती है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स की, वो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा। मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखे सोशियोलॉजी के, बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज को रेफ़र किया कि क्या एक सब्जेक्ट को पढ़ने की अप्रोच चाहिए सोशियोलॉजी को, वो पढ़ी। फिर मैं कन्फ्यूजन में थी कि मैं क्या करूँ, उसको ड्रॉप कर दूँ, बट मैंने सोचा कि इसको 25 बार तो पढ़ लिया है, अगर 25 बार अब नया सब्जेक्ट पढ़ूंगी उसकी भी क्या गारंटी है कि वो आ जाएगा, तो इसको अगर मैं और पढ़ती हूँ 25 बार तो ये 50 बार हो जाएगा। तो जो ले लिया है, सो लेट्स गो, इसी के साथ चलते हैं, इसी के लिए लॉयल रहते हैं, और इसको जितना ज़्यादा पढ़ूंगी उतना ज़्यादा कर ही लूँगी। तो फिर मैंने उसके लिए बहुत चीज़ें ट्राई की, और एंड में फिर मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे थोड़े से, फिर 2 ही बुक्स थी जो मैंने पढ़ी थी, और उसी को मैंने इतनी ज़्यादा बार पढ़ा तो एक कंफर्ट लेवल उसमें आ गया था सब्जेक्ट में। तो आई थिंक जो स्कोर है इस बार के, उस हिसाब से ठीक एक एवरेज स्कोर है, इट्स गुड। एंड जो नए स्टूडेंट्स अभी डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शनल लिया जाए, जी जी जी, कैन यू टेल देम अ मेथड कि किस तरीके से वो अपने आप के लिए बेस्ट ऑप्शनल पिक कर सकते हैं? इसमें कुछ चीज़ें हैं कि सबसे पहले लोग कहते हैं कि आप इंटरेस्ट देखें, ठीक है, आप इंटरेस्ट देख सकते हैं। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने ऑप्शनल हैं जो आपको लगता है कि आपको चूज़, जैसे जनरली लोग 2 या 3 ऑप्शनल रखते हैं अपने पास कि हम ये इनमें से एक चूज़ करेंगे, तो उसके बारे में उन लोगों से ज़रूर बात करें जिन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ा है या उसका एग्ज़ाम दिया है, तो वो आपको अप्रोच बता देंगे। क्योंकि इनिशियली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो उन लोगों से ज़रूर बात करें जिन्होंने वो इनिशियली पढ़ा है, फिर उसको थोड़ा सा उसकी एक जनरल रीडिंग ज़रूर लें सब्जेक्ट की, शायद 15 या 20 दिन उसको पढ़ें, देखें, और फिर उसके क्वेश्चन पेपर्स को रेफ़र करें, फिर उसके मार्क्स भी ज़रूर देखें कि उनके प्रीवियस ईयर्स का क्या उसका एक स्टेटस रहा है सब्जेक्ट का, उसके हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए मेरे ख्याल से। सिंस हमने हिमाचल का एग्जाम क्लियर किया है, तो उसमें HPGK या जो हिमाचल रिलेटेड जितना भी हमारा बुक्स हैं, ऑल ऑफ दैट ओवरऑल सिलेबस का जो हिस्सा है काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता है जी। आपका क्या अप्रोच रहा है सिलेबस के उस हिस्से को कवर करने के लिए? इनिशियली मैंने उसको बहुत अच्छे से कवर नहीं किया था, तो रिजल्ट्स नहीं मिले मुझे, पर फिर जब मैंने उसको फाइंड आउट किया तो फिर मैंने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। तो HPGK के लिए बहुत ज़रूरी है कि मतलब हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम है उसको कवर करने के लिए आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी मैक्सिमम वेटेज रहती है हिमाचल की। तो बलोखरा एक सोर्स रहता है इसका, तो बलोखरा एक बहुत बल्कि बुक है, तो मैंने उसको एक जनरल रीडिंग दी थी अगर अपनी बात करूं। उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, जोगता वालों की एक जीके की बुक आती है छोटी सी, तो वो एक इसी का एक क्रिस्प मतलब एक छोटा फॉर्म है, तो मैंने उसी बुक को काफ़ी ज़्यादा बार पढ़ा। एक आकाश दर्पण की बुक आती है आई थिंक, एक वो हिंदी की बुक थी, वो मैंने हिंदी में पढ़ी थी जीके हिमाचल की, और एक इसकी थी जोगता की। तो ये 2 बुक्स थी, इसको मैंने इतनी ज़्यादा बार पढ़ा था कि मतलब अब तो पेज फट भी गए हैं। तो उसको आप ज़रूर इन दोनों बुक्स को अगर रेफ़र करना चाहते हैं तो करें, वो HPGK इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप फिर कवर कर सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्लैरिकल से लेके HAS अलाइड जितने भी आते हैं उसमें जो HPGK के क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर कवर करें। HPGK के जितने क्वेश्चंस हैं प्लस ये 2 बुक्स, आई थिंक ये आपका एक बेस बना देंगे हिमाचल का। एंड करंट अफेयर्स इन द प्रीवियस इन द लास्ट फ्यू इयर्स करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा वेरिंग है, आई वुड से। सिग्निफिकेंट एक चीज़ होता है लेकिन काफ़ी हर साल वेरिएशन है, राइट? एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स की तैयारी पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, 6-6 घंटे न्यूज़पेपर को भी लगाते हैं, तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, राइट? सो डिफरेंट ओपिनियंस। आपने इस पोर्शन ऑफ द सिलेबस को किस तरीके से टैकल किया?
मैंने इसके लिए मैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखी है हर टाइम पे। मेरे पास क्योंकि टाइम कम था तो मैंने इनिशियली तो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाली थी, मुझे पसंद भी था। धीरे धीरे मेरे पास टाइम कम होने लगा तो मैंने उसका थोड़ा सा मंथली उसको मैं कवर कर लिया, जैसे मंथली मैगजीन्स आती हैं उसमें कवर कर लिया। एंड में उन मंथली मैगजीन्स को कवर करने का टाइम नहीं था तो मैंने जैसे PT 365 होती है उसको पढ़ लिया। प्लस हिमाचल के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो उसमें कुछ ऐसे पोर्शंस आते हैं जैसे एक GK आती है, जैसे अवार्ड्स आ जाएंगे, प्राइजेस आ जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगे। उसके लिए मैंने कोई भी या तो नेट से मटेरियल उठा लिया कि क्या रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अवार्ड्स मिले हैं, प्राइजेस मिले हैं, और उसको वहाँ से उठा के मैंने मैगजीन से एक कोई मैगजीन भी रेफ़र कर ली थी। जैसे कोई भी, जैसे मैंने ज्ञानम मैगजीन को रेफ़र किया था, वो भी मैं डाउनलोड करके नेट से ही उसको ऑनलाइन ही पढ़ती थी, उसमें हाईलाइट कर दी थी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी थी। तो ये है कि आपका प्रीलिम्स में थोड़ा सा इस बार कम आए, लेकिन 2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा आए थे। तो GK ये करंट सारा मतलब इम्पॉर्टेंट है, आप उसको टच ना छोड़ें, क्योंकि अगर वो ट्रेंड चेंज हो गया तो आपको सफ़र करना पड़ सकता है, तो उसको टच ज़रूर रखें उस चीज़ का। राइट। एंड वन मोर, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, नए स्टूडेंट्स एक बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जैसे ही वो प्रिपरेशन शुरू करते हैं उनको हर तरफ से इतनी सोर्सेज मिलनी शुरू हो जाती है। जी राइट। इतनी फ्री गाइडेंस है, इतनी फ्री एडवाइस है, उनसे गाइडेंस एडवाइस फ्री एडवाइस बहुत है हर जगह में। राइट। तो वो उस बम्बार्डमेंट से किस तरीके से बचें स्टूडेंट्स, राइट? बिकॉज एटलीस्ट आई बिलीव कि देयर शुड बी a crisp way to handle things, right? और इतनी ज़्यादा फ्री एडवाइस बम्बार्डमेंट से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन आती है। राइट। तो हाउ टू टैकल दैट? इसके लिए एक ही आंसर है कि गाइडेंस का मतलब ये है कि आपका रिलायबल सोर्स हो गाइडेंस का। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल होते हैं या फिर आपका कोई नोन है जिससे आप बात करें, जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जब आप उनसे बात करेंगे, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी अपने टीचर से ज़रूर बात करें। उनके साथ बैठ के जब आप पूछेंगे कि इस एग्ज़ाम को मैं कैसे क्वालिफाई करूं, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी एडवाइस देंगे कि आप यही सोर्सेज को रेफ़र कीजिए, आपको इसके अलावा कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा एक उनके ऊपर भी फेथ रखना चाहिए। वरना यूजुअली ऐसा होता है कि हम बिना गाइडेंस के जब स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें रेफ़र करते हैं। बिलीव मी, आप जब अपना एक बेस बनाएंगे, जितने भी सोर्सेज हैं पढ़ाई के, अगर आप उनको अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं को 20 से 25 बार रिवाइज करें तो वही आपका एक बेस बना देंगे, तो आपको और चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा मटेरियल हमेशा रहेगा अवेलेबल, और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक्स तो मैंने पढ़े ही नहीं, लेकिन जो पढ़े हैं एटलीस्ट आप उन पे कंफर्टेबल हो जाएं। तो एग्ज़ाम के लाइक वी नो कि 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। उन तीनों को पढ़ने का आपका कोई अलग अलग कस्टम मेड स्ट्रेटजी था हर एक पेपर के लिए, या इट वाज अ ब्लैंकेट स्ट्रेटजी? हाउ डिड यू टैकल द 3 पार्ट्स? इनिशियली मैंने मेंस पढ़ना शुरू किया, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस जो हैं उनका सिलेबस एक ही है ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। डेडिकेटली प्रीलिम्स की तैयारी प्रीलिम्स से 2 या 3 महीने आपके कंफर्ट लेवल पर है, उससे पहले शुरू की जा सकती है। इसके अलावा जब आप सपोज आपका एग्ज़ाम अगर नेक्स्ट ईयर है और आप आज से तैयारी शुरू करते हैं, तो आज आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 15, यूजुअली मेरे साथ ऐसा था कि मैं 2 सब्जेक्ट्स पिक करती थी। ऑप्शनल हमेशा साथ में चलेगा, करंट अफेयर साथ में चलेंगे डेली, और 2 GS के कोई भी सब्जेक्ट्स के, क्योंकि मैं बोर हो जाती थी तो ज़्यादा मैं डिफरेंट मतलब वैरायटी रखने में ज़्यादा यकीन रख रही थी। तो 1-1 घंटा आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया, साथ में ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो आपने टारगेट सेट कर दिया, ठीक है मुझे 15 डेज़ में ये टॉपिक्स कवर करने हैं। साथ में आप वीकेंड्स पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं, प्लस आप MCQs भी डेली सॉल्व करें। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 MCQs, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको एक क्लब फॉर्म में करना चाहते हैं, जैसे करंट अफेयर्स के भी करें आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स की भी ज़रूर करें। आंसर राइटिंग आप थोड़ा सा लेटर स्टेज पे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पहले नॉलेज आने दें, उसके बाद ही आप लिखें तो ज़्यादा बेटर है, मेरे ख्याल से ही ज़्यादा बेटर अप्रोच रहती है। आप एसेज को भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेटर स्टेज पर कर सकते हैं। तो और जो इंटरव्यू है वो उसके लिए बेस ये दोनों चीज़ें ही हैं। आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स से 2 या 3 महीने पहले बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। 2 महीने में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तैयार करना टफ नहीं होता। वो आपका प्रीलिम्स और जो मेंस की तैयारी होगी वही इंटरव्यू के लिए बेस बन जाती है। और बाकी जो आपकी बोलने का तरीका है, आपका क्लैरिटी की बात है, वो भी इसी चीज़ से आएगी। और आप मॉक इंटरव्यूज़ की हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कैसे थॉट प्रोसेस होती है आपकी जब आप बात करते हैं किसी से। तो आई थिंक ये एक ओवरऑल तरीका है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपका स्टैंडर्ड बुक लिस्ट क्या रहा है फॉर योर प्री मेंस?
तो मैंने एक तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसकी स्टैंडर्ड ही बुक्स होती हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम ही पढ़ी, और ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERTs को ही रेफ़र किया है, एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर IS को रेफ़र किया, और जो इकोनॉमी था उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे जो हिमाचल प्रदेश का है प्लस NCERTs का जो एक रहता है, ये एक स्टैंडर्ड बुक्स रेफरेंस था। हिमाचल के लिए मैंने प्रीलिम्स के लिए मैंने जुक्ता और आकाश दर्पण की बुक आती है, सिर्फ वही रेफ़र की। मेंस के लिए जो टॉपिक्स थे उसके नोट्स पहले मैंने खुद बनाए, पर थोड़े थोड़े रह गए थे, तो मैंने फिर किसी से बात की तो मुझे पता चला कि इनकी मेंस की बुक आती है एक जुक्ता की ही, वो अच्छी है, उसमें जो मैंने नोट्स बनाए थे वो एग्जैक्टली उसमें भी वैसा ही था। तो वो आई थिंक वो बेटर है कि आप उसमें से पढ़ लें, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ मेंस का मटेरियल आपको बलोखरा में भी मिल जाता है, पर बहुत ही लिमिटेड चैप्टर्स हैं, हमें सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ से मैंने रेफ़र कर लिया था। आई थिंक ये हैं, बाकी तो स्टैंडर्ड ही बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत थी, सो दैट्स इट। And also, again, for the new students especially, when students start studying, तो एक ये होता है कि दिन के इतने घंटे पढ़ना है, या कम से कम 8 घंटे पढ़ो, then there are people saying नहीं कम से कम 16 घंटे पढ़ो, है ना, हर किसी का एक अपना एडवाइस होता है, जी राइट। आपने किस तरीके से आवर ब्रेकेज या कितने आवर्स दिए, या आपको क्या लगता है कितने आवर्स ज़रूरी हैं टू बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम? मैं इसमें बोलती हूँ कि जितने आप आवर्स देंगे मल्टीप्लाई कर लिए ईयर्स को, आपको उतना टाइम लगेगा। अगर आप 4 घंटे देना चाहते हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 ही कर दीजिए, फिर कि आपको 4 ईयर्स लगेंगे फिर उसमें, मतलब ये जस्ट आई एम किडिंग, बट ये होता ही है। एग्ज़ाम टफ है। प्रीलिम्स की आप देखें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, मेंस का स्कोर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसमें आप जिस भी सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा टाइम देंगे आप उतना ही कंफर्ट लेवल पे बनाते जाएंगे अपना। और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हर एक को रिवाइज़ करना, हर एक के नोट्स बनाना जो रिक्वायर्ड हैं, ऑप्शनल पे पूरी कमांड करना, तो टाइम चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि आप इनिशियली आप कम से ही शुरू करते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ने लगता है। 7 to 8 या 8 to 9 ये एक स्टैंडर्ड है जिसको आपको देना ही चाहिए। ये हर चीज़ में है, ऐसा नहीं है कि आप कोई सेक्रीफाइस करें, जब आप जॉब में जाएंगे तब भी इतना देना पड़ेगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं जो देने चाहिए। हाँ, 12, 13, 15 घंटे तो आई थिंक अगर आप एक दिन पढ़ लेंगे तो आप हफ्ता नहीं पढ़ पाएंगे फिर। तो 7 to 9 आवर्स का एक स्टैंडर्ड है, आप इतना तो रखें ही रखें। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी आपने अपने प्री और मेंस का स्ट्रैटेजी शेयर किया हमारे साथ, कैन यू आल्सो शेयर योर ऑप्शनल, राइट, हाउ यू स्टडीड योर ऑप्शनल, क्या क्या बुक लिस्ट लगा लो या ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स सोशियोलॉजी? जी, तो मैं इसमें थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में चलूँगी, क्योंकि जो मैंने मिस्टेक्स की फिर मैं उसको आई थिंक वो लोग अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप सबसे पहले क्या करें, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, उनसे बात करें जिन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ा है या पिछले साल उसका एग्ज़ाम दिया है मेंस का, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आप उस पर थोड़ा सा जनरली क्या होता है कि NCERTs से अगर हम शुरुआत करें या इग्नू का मटेरियल भी आता है, वो बहुत अच्छा क्लियर फॉर्म में उस पूरे टॉपिक्स के बारे में बात करता है। तो आप पहले सिलेबस लें, सिलेबस के टॉपिक्स को आप गूगल कर लें। मैंने ऐसे ही किया था कि हर एक सिलेबस के टॉपिक को कॉपी पेस्ट करके उसको गूगल करके इन्फॉर्मेशन मैंने इग्नू के मटेरियल से निकाली थी। उससे आपका एक कंसेप्चुअल बेस आपका तैयार हो जाएगा कि ये कंसेप्ट्स हैं। फिर उसके बाद असेंशियल सोशियोलॉजी एक बुक आती है जिसको मैंने रेफ़र किया था, बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें काफ़ी मटेरियल मिल जाता है जो हमारे मेंस का है, HAS का ऑप्शनल का। और प्लस मैंने UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक बुक मंगवा ली थी, सॉल्व्ड, उसके मैंने सारे जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चंस थे उसके वो सारे देखे, तो उससे एक आइडिया लग गया कि लिखना कैसे है, आइडिया कैसे लेना है। प्लस मैंने टॉपर्स की प्रीवियस ईयर्स की उनकी आंसर शीट्स देखी जो टेस्ट पेपर्स की होती हैं, उससे एक रियल अप्रोच का पता चला कि आंसर्स को ऐसे लिखें, ऐसे डायग्राम्स बनाएं। तो उसको जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे, देखेंगे, वो बेटर रहेगा। तो असेंशियल सोशियोलॉजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड UPSC के, प्लस टॉपर्स की पुराने साल की आंसर शीट्स, इन चीज़ों को रेफ़र करके, प्लस आप रेफरेंस के लिए इग्नू का या फिर NCERT को ज़रूर देखें। तो ये एक आई थिंक स्टैंडर्ड है। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, जो मैंने पढ़ा था एक्स्ट्रा वो सब वेस्ट था। वेस्ट तो नहीं कहूँगी, उसने एक बेस ही बनाया, उसने अंडरस्टैंडिंग दी। जी जी जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरव्यू नाउ, इंटरव्यू एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस पेपर का, जी जी, राइट? आपको कुछ any question or anything interesting about your interview that you remember? कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको याद हो या शेयर करना चाहें? मॉक इंटरव्यूज़ की अगर बात करूँ तो वो अच्छे गए थे, मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था।
और कुछ जो फीडबैक्स मिली थी जो मैंने फिर उनको इंक्लूड करने की कोशिश की कि मैं उनको ठीक करूं या उनको मेंटेन रखूं चीज़ों को। तो रियल इंटरव्यू बहुत अच्छा था। मॉक इंटरव्यूज़ में बहुत आपको ग्रिल करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा इजी होता है, आई मीन कि फेस करना इजी रहा। हालांकि थोड़ा सा ऐसा होता है कि बहुत बड़े लोग बैठे होते हैं तो आप थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं, बट एनीवेज जब वो बात करना शुरू करते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। दे वर वेरी हम्बल, बहुत ही प्यार से बात हुई, हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात हुई, और आई थिंक मेरा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जी। एंड मॉक इंटरव्यूज आपने लगभग कितने दिए हैं? मैंने बहुत सारे दिए थे। आई थिंक मैंने 4 और 5 इंटरव्यूज़ दिए थे। कुछ हैं ऑनलाइन भी और कुछ जो ऑनलाइन नहीं भी हैं वो भी दिए थे। आई थिंक दोज वर हेल्पफुल, क्योंकि हम एक ककून में रहते हैं। मैंने बहुत इंटरव्यूज़ फेस किए आज से पहले भी, जॉब में रही हूँ तो मेरी बात भी बहुत हुई है, तो पर स्टिल जब मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए तो मुझे लगता है कि वो हेल्पफुल रहते हैं। वो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे देते हैं आपके बारे में कि आप कैसे बात करते हैं। So now since you're in the job, right? जी। Clear the thing, you're in the job. जी। Now what will be your priority? आई थिंक पहली तो यही है कि मैं अच्छे से ट्रेनिंग कर लूँ और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसको, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम किया भी है तो उसका एक बेस मिलता है हमें, थोड़ा सा प्रोफेशनल चीज़ें की हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मेंटेन भी रहें, जैसा मैंने आज तक काम किया है वो आगे भी मेंटेन रहें। इस बार थोड़ी सी एक टफ़ जॉब मिली है पुलिस की, मैंने इमेजिन नहीं किया था, बट आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं हमेशा एक बहुत ही उनको रिस्पेक्टफुल सर्विसेज मानती हूँ, और आई थिंक अगर वुमेन इन सर्विसेज में आती हैं तो और रिफॉर्म्स होते हैं, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। All the very best. Thank you, ma'am. Hope Thank you achieve the best in life, the greatest heights in life, and Thank we set an example. We see an example in you in future. Thank you, ma'am. So thank you so much Thank for you. coming here, and thank you so much for watching.